ऑल, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो मोर और लेस जो है वो सेम ही है। ठीक है। सो दिस इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो है वो आप प्लांट के वेरियस प्रोसेसेस के बारे में, मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ते हैं। टच तो हम इनको जो है वो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस में दे रहे होते हैं इस सब्जेक्ट को, लेकिन इन डिटेल्ड अगर आपको कोई भी चीज प्लांट के जो है वो मेटाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिज्म के अंदर पढ़नी है तो वो इस सब्जेक्ट के जरिए जो है वो आसान हो जाती है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स के जो है वो क्यों पढ़ा जाता है, क्या क्या चीजें जो है वो इसके अंदर जो है वो डिस्कस की जाती हैं, और किस चीज का जो है वो प्लांट के साथ जो है वो क्या ताल्लुक है। सो आज हम जो है वो कुछ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि जनरली आप सब लोगों ने 9th क्लास से पढ़े हुए होंगे, लेकिन वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम अगेन, रोनाल्डो और हम उनको जो है वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो है वो डिस्कस करने की जो है वो क्लास है मुझे। करेंगे। ये ईयरफोन को नहीं। हाँ। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। और एग्रीकल्चर आपने कर फिजियोलॉजी, दिया है ना, ठीक है। ये ऑनलाइन सो क्या लिख रहा है। क्रॉप फिजियोलॉजी जो है वो बेसिकली प्लांट के जो प्रोसेसेस हैं या फंक्शंस हैं उनके बारे में इल्म हासिल करने को जो है वो क्रॉप फिजियोलॉजी जो है वो कहा जाता है। ठीक है। क्रॉप फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। अब ये दो चीजें जो है वो बड़ी अहम है, और इन चीजों को जो है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ये इन दो चीजों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि भाई व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाट इज द प्रोसेसेस। ठीक है। तो क्रॉप फिजियोलॉजी जो है वो एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि भाई क्रॉप के जो है वो या प्लांट्स के जो है वो अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, और टीचर। उसके जो ऑर्गेनिज्म हैं या उसकी जो बॉडी जो है वो सब्सटेंसेस हैं उसके क्या फंक्शंस हैं जो कि अल्टीमेटली जो है वो इफेक्ट करते हैं या फिर असरअंदाज होंगे हमारी जो है वो प्लांट की ग्रोथ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, और यील्ड के ऊपर। ठीक है। बेसिकली इट इज अ साइंस कंसर्न विद द प्रोसेस एंड फंक्शंस। ठीक है। दो चीजें इसमें जो है वो बड़ी अहम रहती हैं कि भाई प्रोसेसेस एंड फंक्शंस जो हैं वो क्या क्या हैं प्लांट्स के अंदर। और उसके अलावा इस सब्जेक्ट में जो है वो हम जो बकाए बाकी चीजें पढ़ते हैं इसके अलावा वो होती हैं कि भाई रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट्स टू एनवायरनमेंट, के एनवायरनमेंट के साथ प्लांट्स की जो है वो क्या केमिस्ट्री बनती है, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको जो है वो एनवायरमेंटल जो है वो चीजें प्लांट की कौन सी चीज को अफेक्ट करती हैं, अगर उससे बचना है या उससे खत्म करना है तो क्या करता है। ठीक है। तो अगर आप इस तस्वीर को इधर देखें तो ये प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो सेल्यूलर इंटरेक्शंस के बारे में आपको बताती है, एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस के बारे में आपको बताती है, मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी भी इसमें होती है, प्लांट की हम मार्फोलॉजी के बारे में भी इसमें पढ़ते हैं, एंड देन द फाइटोकेमिस्ट्री और द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी जो है वो इसके अंदर जो है वो डेवलप किया जाता है। तो जनरली बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई क्रॉप फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन क्रॉप्स एंड एनवायरनमेंट। ये भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये कंप्लीटली इसकी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है। क्रॉप्स का इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट वो एक कंपोनेंट है क्रॉप फिजियोलॉजी का, क्योंकि एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं आपके प्लांट के अंदर होने वाले प्रोसेसेस को, या फिर प्लांट की जो बॉडी है उसके अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं या ऑर्गेनेल्स हैं उनके फंक्शंस को। एंड देन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे उस एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो है वो क्या जो है वो असर पड़ते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम क्रॉप फिजियोलॉजी के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। बात हो रही थी कि भाई प्रोसेसेस एंड फंक्शंस दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। अब थोड़ा इसके ऊपर भी जो है वो बात की जाए कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसेसेस एंड व्हाट डज इट मीन बाय द फंक्शन। तो प्रोसेस कहा जाता है अमल को। ठीक है।
अगर हम इसको और एक्सप्लेन करें या और इसको जो है वो इजी बनाएं तो भाई प्रोसेसेस का मतलब है स्पेसिफिक एक्टिविटीज या इवेंट्स। ठीक है, वो इवेंट्स या वो जो है वो एक्टिविटीज जो एक प्लांट की बॉडी के अंदर हो रही हो ताकि वो खुद को जिंदा रख सके, इसको कहा जाता है प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस और फंक्शन में फर्क है। प्रोसेस अमल को कहा जाता है, और वो अमल जो है वो नेचुरल होता है। जैसे हम जो है वो ये कहते हैं कि भाई ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस, तो हम अगर सांस नहीं लेंगे तो हम क्या जिंदा रह पाएंगे? नो। प्लांट अगर रिस्पायर नहीं करेगा या ट्रांसपायर नहीं करेगा या फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी जो है वो खाना नहीं बनाएगा तो वो भी जिंदा नहीं रहेगा। तो प्रोसेसेस से मुराद ये है कि भाई स्पेसिफिक एक्टिविटीज, कुछ मखसूस काम या इवेंट्स जो एक प्लांट की बॉडी के अंदर जो है वो अकर हो रहे हो या परफॉर्म किए जा रहे हो इन ऑर्डर टू सस्टेन द प्लांट्स। प्लांट्स को अपनी जिंदा जो है वो रखने के लिए अगर कोई भी चीज जो है वो कोई ऐसा अमल या ऐसा इवेंट अगर प्लांट की बॉडी में हो रहा है तो उसको कहा जाता है जो है वो प्रोसेस। प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो प्रोसेसेस जो हैं वो तीन किस्म के होते हैं। एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, दूसरा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, या फिर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। अब इनको अलग अलग से पढ़ना जो है वो इसका नाम ही जो है वो क्रॉप फिजियोलॉजी है। तो अगर हम बात करें कि भाई प्लांट की बॉडी के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, तो प्रोसेसेस तो उनके अंदर बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से जो चंद हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हम इस कोर्स के अंदर उनको डिटेल्ड में पढ़ेंगे, तो वो ये चार है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है फोटोसिंथेसिस। अब सबको पता है, सब 9th क्लास से तो आजकल तो 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों को भी ये जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो पढ़ाया जाता है। देन वी हैव द ट्रांसपायरेशन। ठीक है, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी है ये। 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या है, ट्रांसपायरेशन क्या है, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना। अब ये भी देखें एक प्रोसेस है। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है आपकी जो है वो सीड जर्मिनेशन। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि जो है वो एक प्रोसेस के तौर पर जो है वो काम करती हैं, लेकिन दीज आर द फोर मेजर वंस एंड वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल। और ये पूरा का पूरा जो कोर्स है वो प्रैक्टिकली इन चीज़ों के ऊपर ही जो है वो डिपेंड करेगा, और हम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को बेहतर से जो है वो बेहतर जो है वो पढ़ने की कोशिश करें। देखें कि बात करने में आसान है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या होता है कुछ पता नहीं है। तो दिस इज व्हाई वी आर अगेन एंड अगेन रीडिंग दिस। और आपको शायद ऐसा लगता होगा ये बच्चों वाली चीजें हमें क्यों पढ़ाई जा रही हैं। तो इट कैन बी ए चाइल्डिश थिंग्स, पर जो सब्जेक्ट है वो जो हम पढ़ते हैं वो हमें पढ़ाना है। तो ये होते हैं प्रोसेसेस। प्रोसेसेस का अमल आमतौर पर अगर देखा जाए तो अमल को हम उर्दू में उर्दू कहते हैं, उर्दू में हम अमल कहते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है प्रोसेसेस। उसके बाद आ जाती है फंक्शन। फंक्शन का मतलब है काम। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो किसी भी चीज की जो नेचुरल एक्टिविटी है या किसी केमिकल सब्सटेंस का जो है वो असर है या किसी ऑर्गन का कोई स्पेसिफिक जो है वो काम है, तो उसको हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? अमल है। और फंक्शन क्या है? फंक्शन काम को कहा जाता है कि भाई किस तरीके से जो है ये चीज जो है वो परफॉर्म करती है। वो फिर किसी सेल का फंक्शन हो सकता है, किसी ऑर्गन का फंक्शन हो सकता है, या फिर किसी केमिकल सब्सटेंस का जो है वो फंक्शन हो जाता है। फंक्शन से मुराद ये होती है कि कोई भी चीज अगर हमारी बॉडी के अंदर है तो उसको एक मखसूस रोल जो है वो प्रोवाइड किया गया है नेचर की तरफ से। मिसाल के तौर तो हार्ट का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट? हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना, और इस पूरे के पूरे सिस्टम का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके अंदर एक कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं हार्ट, जो कि एक ऑर्गन है और इसका काम है जो है वो पंपिंग करना। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस अलग चीज है। प्रोसेस जो है वो है ब्लड ट्रांसपोर्ट, कि किस तरीके से जो है वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो दिस इज द जो है वो मेजर डिफरेंस। ठीक है, और ये है कि भाई स्पेसिफिक रोल्स या स्पेसिफिक पर्पसेस जो है जो प्लांट के पार्ट्स और सिस्टम को दिए जाते हैं ताकि वो प्लांट का जो सर्वाइवल है या उसका जो जिंदा रहना है उसको आसान बना दें, उसको इजी बना दें।
तो ऐसी चीज को कहा जाता है फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल कोट की है मैंने, जिसका मकसद ये है कि भाई रूट्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, रूट्स का फंक्शन ये है कि भाई वो क्या करती हैं, एंकर देती है। ठीक है, एंकर का मतलब ये है कि साख्ती प्रोवाइड करती हैं, सस्टेन करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को, उसको एक जगह खड़े रखने में जो है वो हेल्प करती हैं। ठीक है, उसके अलावा उसका जो दूसरा काम है वो है एब्जॉर्बिंग वाटर। अब ये देखें, वाटर को एब्जॉर्ब करना जो है वो काम नहीं है, काम है, फंक्शन है रूट का। लेकिन प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है वाटर इनटेक। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और स्टोरिंग एनर्जी रिजर्व जो है, ये सारे के सारे रूट के फंक्शन है। अब इसका ये काम या ये फंक्शन किस प्रोसेस में जो है वो काम आता है, वो एक अलग चीज है। वही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि भाई डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस में कैसे जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क। या हमें इस चीज का इल्म प्रोवाइड करती है कि हम जो है वो आसानी से जो है वो सीड की जर्मिनेशन के बारे में पढ़ सके। व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है क्रॉप फिजियोलॉजी की वो यही है कि भाई क्रॉप फिजियोलॉजी का जो इल्म है वो आपको मेक श्योर करता है कि आपको जो है वो सीड जर्मिनेशन के बारे में पता हो। ठीक है, तो अगर आपको सीड जर्मिनेशन के बारे में पता नहीं होगा कि भाई जर्मिनेशन के प्रोसीजर में या जर्मिनेशन के अमल में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है वो अकर होते हैं, तो आपको किस तरीके से जो है वो आप एग्रीकल्चर को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें फिर उस पॉइंट के ऊपर स्टक रहना पड़ता है कि भाई सीड को सोक करके जो है वो, अब ये सीड सोकिंग का जो इल्म है वो कहाँ से आया था। वो फिजियोलॉजी ने हमें बात बताई थी कि भाई जब भी आप सीड की सोइंग करें तो उसको पहले भिगोएं, पानी के अंदर रखें, कम से कम 24 घंटे के लिए आप उसको जो है वो सोक करें, और उसके बाद जो है वो उसकी जो है वो आप कल्टीवेशन करें। तो पहली जो इम्पोर्टेंस है इसकी कि भाई ये सीड जर्मिनेशन के बारे में जो है वो हमें इल्म प्रोवाइड करती है, और सीड जर्मिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आपका एग्रीकल्चर को हम देखें तो एग्रीकल्चर का स्टार्ट होता है सीड से। वो सीड का स्टार्ट तब होगा जब आपका सीड जर्मिनेट होगा। अगर आपका सीड जर्मिनेट ही नहीं होता तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ये देखना पड़ता है कि भाई पानी कितना छोड़ना है जमीन के अंदर, सीड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, व्हाट इज द गुड क्वालिटी सीड, व्हाट इज द बैड क्वालिटी सीड, सीड जर्मिनेशन को जो है वो किस तरीके से चेक किया जा सके, जर्मिनेशन परसेंटेज का क्या मतलब है। अगर आप उस रिक्वायर्ड सीड के हिसाब से अपनी जमीन को प्रिपेयर नहीं करेंगे या एनवायरमेंटल कंडीशंस को वहां पर जो है वो उस हिसाब से मैनेज नहीं करेंगे, तो वहां पर सीड डॉर्मेंसी हो जाएगी। फिर होता यह है कि वो आपका सीड जो है वो जमीन में ही पड़ा रहता है, वो स्प्राउट नहीं करता, और जब स्प्राउट नहीं करेगा तो फिर आपका वो टाइम निकल जाएगा, और अल्टीमेटली आप उस क्रॉप को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो क्रॉप नहीं कर पाएंगे या कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो है वो क्रॉप फिजियोलॉजी का जो इल्म है वो फार्मर्स के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसके पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है कि भाई फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है क्या, किस कंडीशन में कौन सी क्रॉप बहुत बेहतर जो है वो परफॉर्म कर सकती है। जैसे हम आप बात करते हैं कि भाई रबी के क्रॉप्स हैं, खरीफ के क्रॉप्स हैं, विंटर वेजिटेबल्स अलग हैं, समर वेजिटेबल्स अलग हैं। ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा इसी वजह से है कि भाई हर सीड की जर्मिनेशन के लिए उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। जब तक आप उसको वो टेम्परेचर नहीं देंगे तब तक जो है वो, आई डोंट नो हुज माइक इज स्टिल ऑन, तब तक वो जो है वो आपको उस तरीके से जो है वो रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये आ जाता है कि भाई फिजियोलॉजी का इल्म जो है वो हमें हेल्प करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मैनेज करें, जिसके अंदर हमारा पानी आ जाता है,
न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और राहुल, लाइट आ जाती है। राहुल प्लीज अपनी माइक जो है ना वो म्यूट करें। बार बार मैं आपको मीटिंग से निकाल रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप मेहरबानी करके म्यूट करें वो माइक को। ओके, थैंक यू गुलाम नबी। सो फिजियोलॉजी का जो इल्म है वो आपको इंश्योर करता है कि आप किस तरीके से अपनी जो है वो न्यूट्रिशनल जो है वो रिक्वायरमेंट्स अपनी क्रॉप की प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, न्यूट्रिशन इटसेल्फ जो है इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। आपने जमीन में डाल दिए न्यूट्रिएंट्स, वहां तक सॉइल साइंस थी। अब अंदर क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट अपटेक होंगे नहीं होंगे, हो जाते हैं तो कहाँ जाएंगे, दिस इज द फिजियोलॉजी। सॉइल साइंस का काम सिर्फ यहाँ तक था कि आपने सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स डाले, उसमें कौन कौन सी चेंजेस आए, न्यूट्रिएंट्स कब जाके जो है वो प्लांट की अवेलेबल फॉर्म में आए, एंड दैट्स इट। उसके बाद प्लांट की अपटेक का जो मैकेनिज्म है वो सॉइल साइंस का नहीं है, वो पर्टिकुलरली फिजियोलॉजी का है। तो फिजियोलॉजिकल जो नॉलेज है या फिजियोलॉजिकल जो आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, वो मेक श्योर करती है कि आप अपने जो है वो चीजों को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। पहली बात, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। भाई वाटर की हम बात करें तो वाटर अब स्कैरसिटी का इशू है। तो कब पानी देना चाहिए, कितना देना चाहिए, किस टेक्निक से देना चाहिए, इस इवेंट को अगर आप मिस करके आगे वाले इवेंट पे दे दें तो ये सारी की सारी चीजें क्या असर पड़ते हैं, क्या असर नहीं पड़ते हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो पर्टिकुलरली हम क्रॉप फिजियोलॉजी के अंदर जो है वो जो है वो देख रहे होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो है एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। क्रॉप फिजियोलॉजी की जो नॉलेज है वो हमें जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करती है या स्टैंडिंग प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से जो वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से आपके प्लांट की ग्रोथ एंड यील्ड को जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। Nowadays we have been talking a lot about the climate change, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज का ये जो कॉन्सेप्ट है ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है आपके क्रॉप के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को। क्या हो गया है, शायद टेम्परेचर हवा का बढ़ा है, आपकी जमीन थोड़ी खराब हुई है, जमीन तो आपकी वैसी ही है। लेकिन व्हाई वी हैव बीन वेरी मच फोकसिंग ऑन टू द जो है वो आपकी जो क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज, तो उसका एक ही जवाब है कि भाई क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि आपके जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उसमें चेंजिंग आ गई है। पहले जब बारिश होती थी तो उसका एक सीजन होता था, अब बारिशों का कोई सीजन ही नहीं है। सर्दियों में भी बारिश हो जाती है, जब गर्मियों में बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्रॉप्स को उस वक्त होती नहीं है। सो दिस फील्ड इंश्योर्स यू और दिस फील्ड enables you to learn what are the impacts of environment। एनवायरनमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो आपकी कौन कौन सी चीजों को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, और अगर कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस आ जाता है तो प्लांट उसके साथ मुकाबला कैसे करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म टू विच स्टैंड दैट स्ट्रेस कंडीशन। तो किस तरीके से जो है वो प्लांट जो है वो अपने आप को जो है वो अडॉप्ट करता है, उसके अंदर एडेप्टेशन क्या है उसकी, क्या ऐसी चीज करता है जिससे उस एनवायरमेंटल फैक्टर के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसमें कमी आ जाती है या बिल्कुल उसको असरअंदाज नहीं करते। तो इसी पॉइंट को फिर मद्देनजर रखते हुए फिर हम ऐसे जीनोटाइप्स को जो है वो ब्रीड करते हैं या ऐसे जीनोटाइप्स को जो है वो लेकर आते हैं जिनके अंदर उस मखसूस प्रोसेस का जो है वो शुमार होता है कि भाई अगर आपके पास ये आ जाती है तो ये रेजिस्टेंस है। अब मिसाल के तौर पे हम कहें कि भाई बीटी कॉटन के अंदर जो है वो बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस है। तो ये कैसे पता चला, ठीक है, देयर वाज अ जेनेटिक्स इन्वॉल्व। उन्होंने जो है वो एक कैली जीन जो है वो बैक्टीरिया से जो है वो आइडेंटिफाई की और उसको जो है वो वहां पर जाके इंट्रोड्यूस कर दिया जो है वो बीटी कॉटन जीनोटाइप्स के अंदर। लेकिन व्हाट इज द प्रोसीजर, वो बीटी कॉटन की जो कैरी जीन है वो क्या करती है, वो कुछ ऐसे प्रोटीन सीक्रेट करती है जिससे ये होता है कि जब बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो च्यूइंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वो जब च्यूइंग इंसेक्ट्स आपके प्लांट्स को खाते हैं तो वो प्रोटीन्स उसको मार देती है। सो दिस इज हाउ यू पीपल लर्न विद द फिजियोलॉजी कि भाई होता क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ड्राउट आ गई तो प्लांट जो है वो ट्रांसपायरेशन को कम कैसे करता है, क्यों करता है, व्हाट इज द रीजन, कैसे फिर सरवाइव करता है। तो हीट हो गई, ड्राउट हो गई, टेम्परेचर स्ट्रेस हो गया, डिजीज रेजिस्टेंस के लिए ये सारी की सारी जो स्ट्रेस फिजियोलॉजी जो है वो एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप ये पढ़ते हैं कि भाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट्स के अंदर आपके प्लांट की ग्रोथ एंड यील्ड के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं।
उसकी फिजियोलॉजी कैसे डिस्टर्ब हो जाती है, एंड अल्टीमेटली अगर आपने उनको जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है आपके जो है वो सिलेक्टेड कल्टीवर्स को, तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा। तो ओवरऑल दीज आर द फोर, इसके अलावा भी इसकी इंपॉर्टेंसेज हैं, लेकिन जो मेजर हैं वो यही है कि सबसे पहले तो आपको फिजियोलॉजी का इल्म, ये इल्म प्रोवाइड करता है कि सीड क्या होता है, किस तरीके से उसकी जर्मिनेशन होती है, स्प्राउटिंग कैसे होती है, पानी कितना देना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कैसे आपके जो है वो सीड जो है वो जर्मिनेशन का प्रोसेस कैसे काम करता है। उसके बाद क्रॉप फिजियोलॉजी की जो नॉलेज है वो आपको इंश्योर करती है कि आपको ये पता चल जाए कि भाई यील्ड फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कैसे वो इम्पैक्ट होते हैं ड्यू टू द वैरायटी ऑफ थिंग्स। तो ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो इसके अंदर जो है वो पर्टिकुलरली जो है वो हमारे काम में आती हैं, एंड देन वी विल जो है वो आप जो है वो जब ये सब्जेक्ट कोई पढ़ता है तो फिर उसको जो है वो होता है देखें, ब्रीडर जो है वो वैरायटी को ब्रीड करता है, उसके बाद वो हैंडल कर दे, तो वो ब्रीडर सिर्फ खुद काम नहीं करता ना, ठीक है ना, उसकी पूरी टीम, उनकी पूरी टीम होती है, उनके एग्रोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके फिजियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके साथ सॉइल साइंटिस्ट होते हैं। ऐसे तो नहीं है कि ब्रीडर ने बोल दिया कि भाई ये जीन हमने इसमें जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है थ्रू ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग, अब आप जो है वो बस ये लगा दे, भाई उसकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के ऊपर रिसर्च कौन करेगा। तो ये सारी ये टीम वर्क होता है कि किस तरीके से आप उसकी फर्टिलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको कौन बताएगा। अब वो तो ब्रीडर का काम नहीं है, उस फर्टिलाइजर के अगेंस्ट जो है वो ट्रायल्स लगाने का जो काम है वो सॉइल साइंटिस्ट का है। तो वो जब सॉइल साइंटिस्ट आएंगे तो वो फिर ये सारे के सारे कलेक्टिवली काम करके एक जो है वो पॉइंट के ऊपर जाके जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, एंड देन दिस इज हाउ द फिजियोलॉजी जो है वो इम्पैक्ट करती है, एंड दिस इज वंडरफुल सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत एक जो है वो यूनिक किस्म का सब्जेक्ट है, इसके अंदर इन डिटेल डेप्थ में जो है वो आप पढ़ते हैं प्लांट्स के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड मेटाबॉलिक जो है वो प्रोसेसेस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई प्लांट्स के अंदर होने वाले मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोटोसिंथेसिस। बच्चों वाला टॉपिक है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फोटो का मतलब है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब है टू मेक या टू सिंथेसाइज और टू फार्मूलेट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस को अगर हम डिस्कस करें अपनी आम सी जबान में, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बताएं, तो भाई फोटोसिंथेसिस जो है वो धूप की रोशनी की मदद से या सूरज की रोशनी की मदद से पौधों की तरफ से अपने खाने बनाने का जो अमल है उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा इस डेफिनेशन को जो है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे लेकर जाएं, तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे बनती है कि भाई फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ जिंदा प्लांट्स में होता है, नॉन लिविंग प्लांट्स के अंदर नहीं होता। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे, वो सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को, जो कि उनको मिलती है सूरज की तरफ से। द लाइट एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। उसको एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लूकोज। ठीक है, जो कि एक टाइप है शुगर की, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो आपको मिलती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कीन प्रोसेस है जो कि आपके जो प्लांट्स हैं या इस प्लेनेट के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देख रहे हैं, देखने को मिलते हैं, उनका सर्वाइवल फोटोसिंथेसिस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे सर फोटोसिंथेसिस के ऊपर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल कैसे डिपेंड करता है, तो लेट मी क्लियर यू कि भाई प्लांट्स आर दी ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिकली, ट्रॉफ्स का मतलब है फूड। ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं वो इस दुनिया के अंदर जो है वो प्राइमरी जो है वो ऑटोट्रॉफ्स का जो है वो काम प्ले करते हैं, जिनके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो अपने जिस्म के अंदर अपने खाने पीने का मवाद खुद बना सकते हैं।
अब बाज़ औक़ात एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, जब मैं बायोलॉजी भी पढ़ा रहा होता हूँ बच्चों को, तो वो भी यही कहते हैं कि सर खाना तो हम भी खुद बनाते हैं। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कुकिंग ओवर हेयर। मैं कुकिंग की बात नहीं कर रहा। देखें, आपको खाना चाहिए, कुकिंग करने से पहले भी तो आपको कोई चीज चाहिए ना जो आप कुक करते हैं। वो कहाँ से आती है? वो प्लांट से आती है। सो प्लांट्स आर द नेचुरली ऑटोट्रॉफ्स, दे आर कॉल्ड एज अ प्राइमरी ऑटोट्रॉफ्स। जो हमारा फूड चेन है या फूड वेब की अगर हम बात करें, तो उसका जो सबसे बुनियादी जो कंपोनेंट है वो प्लांट्स है। क्योंकि इनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि ये सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हुए ये क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो फार्मुलेट कर लेते हैं। वी नीड दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। हम इंसान हो गए, एनिमल्स हो गए, वी आर द हेटेरोट्रॉफ्स। वी डू नॉट हैव एनी कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर आवर ओन फूड। अगर हम भी ऐसे होते तो फिर हम भी जाके धूप में खड़े होते, जैसे सोलर की बैटरी चार्ज होती है ऐसे हम भी चार्ज हो जाते। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि वो सूरज की रोशनी को पहले तो एब्जॉर्ब करे, देन इट कन्वर्ट देम इनटू द जो है ना वो केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी को हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या बायोमोलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है वो यूज करें। तो देखें, वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर जो है ये पूरी की पूरी जो लिविंग क्रिएचर है डिपेंडेंट है। प्लांट्स नहीं होंगे तो आपको फूड नहीं मिलेगा। आप ये कहेंगे हाँ सर प्लांट्स नहीं होंगे हम गोश्त खाएंगे, नो कोई मसला नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। तो भाई प्लांट्स नहीं होंगे तो आपके एनिमल्स क्या खाएंगे? चलो आपके पास तो है, ठीक है ना, वी आर द ओमनिवोरस, ठीक है। तो हम फूड में अंदर दोनों, प्लांट्स ऑल्सो एंड वी कैन कंज्यूम एनिमल्स ऑल्सो। तो अगर एनिमल्स भी हम खाते हैं तो एनिमल्स कहाँ से आएंगे? The animals which we used to eat, they all are dependent upon the plants। तो इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए प्लांट्स को जो है वो फंडामेंटिकल जो है वो कंपोनेंट माना जाता है फूड चेन का। यानी कि जो बुनियाद है फूड चेन की वो प्लांट्स है। अगर हमारे पास प्लांट्स नहीं होते, पॉसिबल फॉर अस मैन्युफैक्चर द फूड, ठीक है। तो प्लांट्स क्या है? प्लांट जो है वो प्राइमरी जो है वो प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। वी आर द कंज्यूमर्स। हम क्या करते हैं? हम प्रोड्यूसर को कंज्यूम करके अपनी बॉडी के अंदर जो है वो उन बायोमोलिक्यूल्स की असेंबलेशन करते हैं। देखें, वही वही अब आप अगर किसी ने खाना नहीं खाया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। पर्टिकुलरली मैंने भी लंच नहीं किया हुआ अभी तक। तो यहाँ पर खाने की बात करते हैं तो भाई हमारी बॉडी को ये कढ़ाई और ये मटन और ये कोरमे और ये जो बीफ कबाब ये फला फला, इन चीजों की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड दीज थिंग्स, पर ये हम खाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अवर टेस्ट, ठीक है। तो हम टेस्ट की वजह से इन चीजों को खाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो कंपाउंड्स हैं जो हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करें और उनकी हेल्दी ग्रोथ में और हमारी बॉडी को सस्टेन करने में हमारी हेल्प करें। तो वो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं, जो इनके अंदर एनर्जी बनती है या जो ग्लूकोज बन गया, इसको वो फिर यूटिलाइज करते हैं, मुख्तलिफ चीजों को आपस में मिलाते हैं, एंड देन दे असेमिलेट दोज बायोमोलिक्यूल्स विद इन देयर बॉडी। और जब हम उन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो वो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको हम जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं, वो टूटते हैं। टूटने के बाद उनमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वो हम जो है वो यूटिलाइज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग। तो बात हो रही थी फोटोसिंथेसिस की, तो भाई फोटोसिंथेसिस का अमल सिर्फ प्लांट्स के अंदर नहीं होता, एल्गी के अंदर भी होता है और बहुत सारी कुछ दूसरी भी चीजें हैं उनके अंदर भी होता है। लेकिन पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम इसको जो है वो ज्यादा जो है वो फोकस करेंगे ऑन टू द प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ ये नहीं होता कि भाई धूप की मदद से खाना तैयार करना, ये बच्चों वाली डेफिनेशन को आप भूल जाएं। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं जो कि उनको सोलर से मिलती है। अब ये देखें, दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि भाई लाइट एनर्जी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और जो है वो वाटर भी है।
तो फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो एक ऐसा अमल है जिसके अंदर प्लांट्स क्या करते हैं। अब ये देखें, इनकी असेमिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको बैलेंसिंग या केमिकल इक्वेशन अगर आपको आती है तो आप इसको करेंगे, तो ये जो है वो कंप्लीटली यही बनेगा। जो रिएक्टेंट साइड्स पर जो है वो आपके कंपाउंड्स हैं, वही आपको प्रोडक्शन साइड पे भी मिलेंगे। लेकिन क्या बस ये ऐसे ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिल जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर एक लिक्विड है, किस तरीके से ये आपस में मिलते हैं, हाउ दे आर जो है ना वो ज्वाइनिंग टुगेदर एंड वी आर गेटिंग ग्लूकोज। ये